नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स में। तो छठा चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे स्थैतिक तथा प्रायोगिक अर्थशास्त्र, उसकी ये लास्ट क्लास है। उसके बाद ये छठा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में हम स्थैतिक एवं प्रायोगिक अर्थशास्त्र में जो अंतर होता है वो देखेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स। तो एक साइड में स्थैतिक अर्थशास्त्र दिया गया है, स्टैटिक इकोनॉमिक्स, और दूसरी तरफ प्रायोगिक अर्थशास्त्र दिया गया है, डायनेमिक इकोनॉमिक्स दिया गया है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में 4 से 5 या 3 से 4 नंबर में डायरेक्ट पूछ लेता है, 5 नंबर का भी पूछ सकता है। तो आप 4 से 5 या जितने भी लिखें सारे डिफरेंसेस यूज़ कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझिएगा, आपको ये पॉइंट याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सबसे पहला पॉइंट है, हम स्थैतिक अर्थशास्त्र में देखते हैं कि स्थिर बातों का अध्ययन, क्योंकि स्थैतिक अर्थशास्त्र में स्थिर बातों का अध्ययन किया जाता है तो इसीलिए इसको स्टैटिक इकोनॉमिक्स बोला जाता है। दूसरी तरफ जो डायनेमिक इकोनॉमिक्स होता है उसमें परिवर्तनशील बातों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे व्यापार चक्र में कैसे परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, एक साम्य दूसरे साम्य तक जाने के बीच में जो अध्ययन होता है वो कैसे होता है, ये सारे फैशन परिवर्तित हो जाता है ना बार बार, वो कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है। उपभोग के बारे में पढ़ते हैं जो परिवर्तित हो जाता है, उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं जो परिवर्तित हो जाता है। इसमें समय विशेष से संबंधित, तो जो स्थैतिक अर्थशास्त्र होता है एक समय विशेष से संबंधित होता है, उस स्थिति को दिखाता है। लेकिन जो प्रायोगिक अर्थशास्त्र होता है समय की अवधि से संबंधित होता है। प्रायोगिक विश्लेषण का संबंध समय की अवधि से होता है, पूरी अवधि से होता है, ठीक है। इसमें जो मान्यताएं होती हैं, स्थैतिक अर्थशास्त्र में ऐसी मान्यताएं ज्ञात कर ली जाती हैं जो काल्पनिक होती हैं, जैसे फैशन परिवर्तित, फैशन का ना बदलना, जनसंख्या निश्चित आकार होना, पूर्ण प्रतियोगिता का होना, ठीक है। ये जो मान्यताएं हैं ये काल्पनिक है, ठीक है। इसीलिए इसकी मान्यताएं काल्पनिक होती हैं। लेकिन जो प्रायोगिक अर्थशास्त्र है इसकी मान्यताएं काल्पनिक नहीं होती हैं, क्योंकि हम इसमें पूर्ण प्रायोगिक विश्लेषण अवास्तविक मान्यताओं जैसे पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण ज्ञान आदि अव्यावहारिक मान्यताओं को आधार नहीं मानता है। इसलिए प्रायोगिक विश्लेषण से निकाले गए निष्कर्ष अधिक व्यावहारिक तथा वास्तविकता के करीब होते हैं, यही बोला गया है। चौथा है समय तत्व की अवहेलना। तो स्थैतिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत समय तत्व की पूर्णता अवहेलना कर दी जाती है, जबकि समय तत्व आर्थिक विश्लेषण में महत्वपूर्ण कार्य करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें हम जो स्टैटिक इकोनॉमिक्स है उसका अध्ययन करता है, जो स्थिर चर है उनका अध्ययन किया जाता है। लेकिन प्रायोगिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत समय तत्व को उचित स्थान दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उचित स्थान देते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत समुचित स्थान देते हैं, ताकि परिणाम अच्छे हो सके, वैज्ञानिक निकल सके, वैज्ञानिक परिणाम निकल सके, ठीक है। पांचवा है साम्य की एक अवधारणा का अध्ययन। तो आपको मैं बता चुका हूं कि इसमें एक ही अवधारणा का अध्ययन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वाई एक्सिस पर क्या है, आपका प्राइस है, ठीक है, और ये ओ हो गया, और ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका डिमांड हो गया, ठीक है, सप्लाई हो गया, यहाँ पर स्थापित हो गया ई इक्विलिब्रियम स्थापित होगा। बस इसी का अध्ययन इसमें करते हैं। लेकिन इसमें हम दो दो का अध्ययन कर सकते हैं, एक साम्य से दूसरे स्थान पर जो दूसरा साम्य बना है उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो ये प्रायोगिक यानी डायनेमिक इकोनॉमिक्स होता है। छठा है गणित की सहायता नहीं। तो इसमें गणित की सहायता नहीं ली जाती, अगर ली भी जाती है तो बहुत नाम मात्र का लिया जाता है, बहुत सिंपल सा लिया जाता है। लेकिन इसमें गणित का प्रयोग बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, आप जानते हैं, क्योंकि गणित हमें निष्कर्ष निकाल के अच्छा देता है। स्टैटिस्टिक्स का भी यूज़ इसमें बहुत होता है, सांख्यिकी का यूज़ भी बहुत होता है। सातवां, तिथि का निर्धारण आवश्यक नहीं। तो एक स्थैतिक सिद्धांत में सभी चर एक ही अवधि से संबंधित होते हैं, इसलिए उनकी तिथि का यानी डेट का निर्धारण आवश्यक नहीं होता है। जबकि प्रायोगिक आर्थिक विश्लेषण की व्याख्या करते हुए प्रोफेसर हिक्स ने क्या लिखा है कि आर्थिक सिद्धांत के उन विभागों को प्रायोगिक अर्थशास्त्र कहते हैं जिनमें प्रत्येक मात्रा का तिथिकरण करना आवश्यक है। स्पष्ट है कि प्रायोगिक आर्थिक विश्लेषण में तिथिकरण का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ये लास्ट वीडियो थी छठे चैप्टर की, ये एंड हुआ, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब सातवां चैप्टर हम अगली वीडियो से शुरू करेंगे, जिसको साम्य संबंधी विचार बोलते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। पूरा डिटेल से समझेंगे, अर्थ क्या है, परिभाषा की है, परिभाषा क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसके प्रकारों के बारे में समझेंगे। बहुत लॉजिकल क्लास होगी, उसकी सीमाएं क्या हैं, मान्यताएं क्या हैं, बहुत सारी इसमें चीज़ें देखेंगे, ठीक है, एक दूसरे की तुलना भी करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमें आप कॉमेंट में बता सकते हैं। अगली वीडियो में हम साम्य के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।